नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला इस बलिया का। और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, भारत एक ऐसा देश है जो जिसने दुनिया को केवल लोकतंत्र ही नहीं बल्कि अहिंसा और सत्याग्रह के सबसे बड़ी ताकत भी दिखाई। महात्मा गांधी ने बिना हथियार, बिना हिंसा और बिना किसी सेना के एक ऐसे साम्राज्य को चुनौती दी जिसके बारे में कहा जाता था कि जिसके साम्राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। लेकिन आज सवाल बदल चुका है। अगर आज कोई व्यक्ति अपना जान दांव पर लगाकर शांतिपूर्ण आंदोलन करे तो क्या उसकी आवाज सुनी जाएगी? क्या आज भी भूख हड़ताल सरकारों को झुका पाएगी, या फिर सोशल मीडिया और राजनीतिक ध्रुवीकरण और बदलती जनभावनाओं के दौर में गांधीवादी आंदोलन अपनी प्रभावशीलता खो चुका है? इन्हीं सवालों के केंद्र में है सोनम वांगचुक, एक ऐसा नाम जिसे देश इंजीनियर, शिक्षक या नवाचारकर्ता, पर्यावरणविद के नाम से भी जानता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सोच से प्रेरित होकर फिल्म थ्री इडियट्स का लोकप्रिय किरदार फुनसुक वांगडू बनाया गया। लेकिन आज वही सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल को लेकर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुके हैं। उनकी मांगे क्या है? वे किसके लिए संघर्ष कर रहे हैं? क्या युवाओं को उनके साथ दिया? क्या सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या भारत में गांधीवादी आंदोलन अब पहले जैसा प्रभावशाली नहीं रहा? आज इस वीडियो में हम किसी राजनीतिक दल का पक्ष नहीं लेंगे। हम तथ्यों, इतिहास और लोकतंत्र के सिद्धांतों के आधार पर पूरे विषय को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर जो है वो देखने को मिल रहा है। आज का टॉपिक है, क्या गांधीवादी आंदोलन खत्म हो गया है? सोनम वांगचुक का अनशन 17 दिन हो चुके हैं और इसी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं इस वीडियो को देखते हुए आप उस विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी कीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है सोनम वांगचुक के ऊपर है। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि सोनम वांगचुक है कौन? साथियों, लद्दाख में जन्मे सोनम वांगचुक एक मैकेनिकल इंजीनियर, शिक्षा सुधारक और पर्यावरण नवाचार करता है। उन्होंने लद्दाख जैसे कठिन भौगोलिक क्षेत्र में शिक्षा को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की। उनका मानना था कि केवल किताबों पर आधारित शिक्षा पर्याप्त नहीं, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो स्थानीय समाज, पर्यावरण और रोजगार से जुड़ी हो। और इसी सोच के कारण उन्होंने सौर ऊर्जा और आइस स्तूप यानी कि हिम स्तूप, जल संरक्षण और टिकाऊ विकास के क्षेत्र में कई प्रयोग किए और उनके इन्हीं योगदान के लिए 2018 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जिस प्रकार से बहस हो रही है, चाहे वो नेट की परीक्षा है, यूजीसी नेट की परीक्षा है, कई राज्य की भर्ती परीक्षा है और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक या परीक्षा संबंधी अनियमितताओं के जो आरोप हैं, इन आरोपों में ने जो है वो वर्तमान विवाद को जो है वो जन्म दे दिया है। कई लाख छात्र इस बीच में चिंता में हैं, कई की परीक्षा रद्द हो गई है, कई मामले की अभी जांच जो है वो चल रही है और पूरे देश में परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठे। इसी व्यापक पृष्ठभूमि में शिक्षा सुधार, परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही और युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दे को लेकर कई सामाजिक कार्यकर्ता और संगठन ने आवाज उठाई। इसी संदर्भ में ये जो सोनम वांगचुक का जो भूख हड़ताल है वो राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुका है। साथियों, इसमें दावा यह किया जा रहा है कि 17 दिन से वो अनशन पर है, उनकी तबीयत बिगड़ने की बात भी हो रही है और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की मांग भी उठाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि एक व्यक्ति अनशन पर क्यों बैठा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर शिक्षा जैसे मुद्दे पर जो सीधे करोड़ों युवाओं के भविष्य से जुड़ा है, देशव्यापी जन आंदोलन नहीं बनता, तो क्या कारण है इसका? क्या युवा थक चुके हैं? क्या उन्हें लगता है कि विरोध करने से कुछ बदलाव नहीं है? क्या डिजिटल एक्टिविज्म ने सड़क पर होने वाले आंदोलनों की जगह ले ली है, या फिर लोकतांत्रिक विरोध के तरीके अब बदल रहे हैं? यही वो प्रश्न है जिस पर आज पूरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे। क्या भारत में गांधीवादी आंदोलन जो है वो कमजोर पड़ रहा है? ये भी हमें समझना होगा। साथ ही गांधी से लेकर सोनम वांगचुक तक सत्याग्रह की यात्रा को अगर हम देखें तो आज अगर कोई व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठता है तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या आज भी अनशन से सरकारें झुकती हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें लगभग 100 वर्ष पीछे जाना होगा। महात्मा गांधी की सत्याग्रह से जो है हमें इस चर्चा को आगे बढ़ाना होगा। महात्मा गांधी का सत्याग्रह या महात्मा गांधी और सत्याग्रह। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तब अंग्रेजों के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना थी। उनके पास हथियार थे, उनके पास जेल थे, उनके पास कानून थे। लेकिन गांधी जी के पास इनमें से कुछ भी नहीं था। उनके पास केवल दो हथियार थे, एक था सत्य और दूसरा अहिंसा। और इसी से जन्म हुआ सत्याग्रह का। सत्याग्रह का अर्थ केवल विरोध करना नहीं था, इसका अर्थ था अन्याय के विरुद्ध नैतिक शक्ति के साथ खड़ा होना। हिंसा का उत्तर हिंसा से नहीं बल्कि आत्मबल से देना। इसलिए गांधी जी ने कई बार उपवास और अनशन को केवल राजनीतिक हथियार नहीं बल्कि नैतिक दबाव का माध्यम बनाया।
उनका विश्वास था कि जब कोई व्यक्ति बिना किसी निजी स्वार्थ के समाज के लिए कष्ट सहता है तो समाज और शासन दोनों के भीतर आत्ममंथन की स्थिति पैदा होती है। लेकिन स्वतंत्र भारत में क्या हुआ? 1947 के बाद लोकतंत्र आ गया, संविधान आ गया, चुनाव होने लगे, फिर सवाल उठा कि क्या अब भी अनशन की जरूरत है? साथियों, इतिहास कहता है कि हाँ, कई बार आजादी के बाद अनशन की जरूरत भारत में पड़ी। भारत में समय समय पर अनशन देखा, जिसमें सबसे पहला अनशन अगर हम बात करें तो आपके स्क्रीन पर जो है वह देखने को मिलेगा। पहले तो कुछ जानकारियां मैं आपके साथ साझा कर दूं कि सोनम वांगचुक ने स्टूडेंट एजुकेशनल और कल्चरल मूवमेंट लद्दाख में इन्होंने शुरू किया है। भूख हड़ताल पर है, 17 दिन से है, इनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है और कई जगह डर जताया जा रहा है कि अगर अनशन को खत्म नहीं किया गया तो इनकी मृत्यु भी हो सकती है। शिक्षा व्यवस्था पर ये सवाल उठा रहे हैं, पेपर लीक और पारदर्शिता पे बात हो रहा है, परीक्षा को लेकर विवाद है, चाहे नीट की बात करें, यूजीसी की बात करें, भर्ती परीक्षा है। भारत का युवा को जो है उसके भविष्य की जो चिंता है। और हमने कहा कि आजादी से लेकर अभी तक अगर हम बात करें तो भारत में आंदोलन होते रहे हैं, भारत में भूख हड़ताल होती रही हैं, जिसमें सबसे पहला नाम जो है वो अनशन जो कि इतिहास को बदला वो है पोट्टी श्री रामुलु। साथियों, पहला उदाहरण अगर हम पोट्टी श्री रामुलु को लेते हैं तो 1952 में स्वतंत्र भारत की शुरुआती वर्षों में तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग आंध्र प्रदेश राज्य की मांग उठी। इस मांग को लेकर स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्री रामुलु ने आमरण अनशन जो है वो शुरू किया। 58 दिनों तक उन्होंने भोजन ग्रहण नहीं किया। अंततः उनका निधन हो गया। लेकिन उनके मृत्यु के बाद देश भर में व्यापक आंदोलन हुआ, सरकार के ऊपर दबाव बढ़ा और 1953 में अलग आंध्र प्रदेश राज्य का जो है वो गठन हुआ। बाद में 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी इसी व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा बना। यह भारतीय लोकतंत्र में भूख हड़ताल के सबसे प्रभावशाली उदाहरण में से एक माना जाता है। दूसरा अगर हम उदाहरण देखें साथियों तो जेपी आंदोलन यानी कि जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जुड़ा है। 1970 के दशक में देश महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे से जूझ रहा था। इसी समय समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। यह केवल सरकार बदलने का आंदोलन नहीं था, इसका उद्देश्य था राजनीति, शिक्षा, प्रशासन और समाज में व्यापक सुधार लाना। 1975 में आपातकाल लागू हुआ, लेकिन 1977 के आम चुनाव ने जनता ने पहली बार केंद्र में कांग्रेस सरकार को सत्ता से उठाकर बाहर कर दिया। इसलिए कई राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि जन आंदोलन लोकतंत्र में बदलाव की महत्वपूर्ण शक्ति बन सकती है। तीसरा अगर हम उदाहरण लेते हैं साथियों तो अन्ना हजारे का आंदोलन। यह नई पीढ़ी ने किसी गांधीवादी आंदोलन के सबसे करीब से अगर देखा तो 2011 का जन लोकपाल आंदोलन जो कि दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रहा था। देश भर के लाखों लोग जुड़े थे, सोशल मीडिया का शुरुआती दौर था और भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यापक जन समर्थन था। अन्ना हजारे के अनशन ने पूरे देश में चर्चा पैदा कर दी। बाद में लोकपाल कानून भी अस्तित्व में आया, हालांकि उसके प्रभाव और क्रियान्वयन पर अलग अलग मत रहे। लेकिन इस आंदोलन ने यह साबित किया कि शांतिपूर्ण विरोध आज भी राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन सकता है। लेकिन हर अनशन सफल नहीं हुआ, यही इतिहास का दूसरा पक्ष है। अब एक और उदाहरण अगर हम लेते हैं तो एक और उदाहरण आपको दिखेगा इरोम शर्मिला का, जिन्होंने 16 वर्ष तक जो है संघर्ष किया। मणिपुर में इन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। इरोम शर्मिला ने अपफ्सा हटाने की मांग को लेकर 16 वर्ष तक अनशन किया। यह दुनिया के सबसे लंबे भूख हड़ताल आंदोलनों में गिना जाता है। उन्हें कई बार चिकित्सीय हस्तक्षेप के माध्यम से जीवित रखा गया, लेकिन उनकी प्रमुख मांगे पूरी नहीं हो सकी। यानी हर नैतिक आंदोलन राजनीतिक सफलता में बदल जाए ऐसा जरूरी नहीं है। इसके बाद एक अगला आंदोलन और मैं आपको बताऊं तो ये गंगा के लिए संघर्ष करते हुए शहीद हो गए। अगर मैं कहूं तो ये कोई अतिशक्ति नहीं हुई जीडी अग्रवाल के। साथियों, जीडी अग्रवाल जिनका उल्लेख काफी कम होता है, वो एक प्रोफेसर थे। उन्हें बाद में स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद के नाम से जाना गया। उन्होंने गंगा संरक्षण के लिए लंबे समय तक अनशन किया। उनके मृत्यु के बाद गंगा संरक्षण पर बहस जारी हुई। यह उदाहरण हमें याद दिलाता है केवल नैतिक कार्यबल पर्याप्त नहीं होता, लोकतंत्र में जन समर्थन, संवाद, मीडिया, न्यायपालिका और राजनीतिक इच्छा शक्ति सभी की भूमिका होती है। अब सवाल सोनम वांगचुक पर लौटता है। यदि कोई सामाजिक कार्यकर्ता शिक्षा सुधार जैसे मुद्दे पर आंदोलन करता है तो उसकी सफलता केवल उस व्यक्ति के संकल्प पर निर्भर नहीं करती। यह इस बात पर निर्भर करती है कि क्या समाज उस मुद्दे को अपनी समस्या मानता है, क्या छात्र संगठित होते हैं, क्या मीडिया उस विषय को पर्याप्त महत्व देता है, क्या राजनीतिक व्यवस्था संवाद के लिए तैयार है और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आम नागरिक इस विषय को लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा बनाता है। साथियों, इतिहास हमें दो बातें सिखाता है। पहला, अहिंसक आंदोलन कभी कभी बहुत बड़े परिवर्तन ला सकते हैं और दूसरा, हर आंदोलन सफल नहीं होता। लेकिन किसी भी आंदोलन की सफलता केवल उसके नेता पर नहीं बल्कि समाज की भागीदारी पर निर्भर करता है।
युवा आंदोलन क्यों नहीं बन रहा है, शिक्षा संकट, सोशल मीडिया और बदलता भारत, क्या है इसके पीछे कारण। साथियों, अब हम इस पूरे विषय के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं। अगर शिक्षा का संकट इतना बड़ा है, अगर लाखों छात्र हर साल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अगर पेपर लीक की घटनाएं बार बार चर्चा में आती है, अगर बेरोजगारी युवाओं की सबसे बड़ी चिंता मानी जाती है, तो फिर देशव्यापी जन आंदोलन क्यों नहीं दिखाई देता। क्या युवाओं को इन मुद्दों की चिंता नहीं है या इसका कारण कुछ और है। साथियों, इसका सबसे पहला कारण है आंदोलन का स्वरूप अब बदल चुका है। 1990 के दशक तक किसी भी आंदोलन का मतलब होता था सड़क पे उतरना, धरना देना, रैली निकालना, ज्ञापन देना, लेकिन आज डिजिटल भारत हो चुका है। आज विरोध का पहला मंच सड़क नहीं बल्कि सोशल मीडिया होता है। आज हैशटैग ट्रेंड होते हैं, रील्स बनती हैं, पोस्ट वायरल होते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या ऑनलाइन समर्थन ऑफलाइन आंदोलन की जगह ले सकता है। इस पर विद्वानों की जो है वो अलग अलग राय है। कुछ का मानना है कि सोशल मीडिया ने लोगों को आवाज दी है, तो दूसरी ओर विशेषज्ञ मानते हैं कि भैया ये सिलेक्टिविज्म और क्लिकटिविज्म का एक नया उदाहरण है, यानी केवल पोस्ट शेयर करना लेकिन वास्तविक भागीदारी कम होना। यही कारण है कि कई मुद्दे इंटरनेट पे बहुत बड़े दिखाई देते हैं, लेकिन सड़कों पे उतनी बड़ी संख्या नहीं दिखती। सबसे दूसरा कारण है युवाओं की प्राथमिकता बदल रही है। आज का युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, नौकरी की तलाश में है, कई छात्र आर्थिक दबाव में है। ऐसे में कई बार वे सोचते हैं कि अगर आंदोलन में शामिल हुए तो कहीं मेरी पढ़ाई ना प्रभावित हो जाए, कहीं करियर पर असर ना हो जाए। और यह डर सही है या गलत, यह अलग चर्चा का विषय है, लेकिन यह मनोवैज्ञानिक वास्तविकता अवश्य है। तीसरा कारण जो है वो मुद्दा सबका है, लेकिन नेतृत्व किसका है इसको लेकर भी जो है वो चर्चा है। साथियों, इतिहास हमें बताता है कि हर बड़े आंदोलन केवल मुद्दा नहीं बल्कि नेतृत्व भी इसके लिए महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी थे, जेपी आंदोलन में जयप्रकाश थे, 2011 के आंदोलन में अन्ना हजारे थे, लेकिन आज का भारत अत्यधिक विविध और जटिल है। लोग अलग अलग विचारधाराओं में बटे हैं। ऐसे में किसी एक आंदोलन के पीछे पूरा समाज एकजुट होना पहले की तुलना में अधिक कठिन हो गया। चौथा कारण सूचना की अधिकता। आज हर दिन सैकड़ों खबरें आती हैं, सुबह का मुद्दा ट्रेंड करता है, शाम तक दूसरा मुद्दा ट्रेंड करता है। इसे कई विशेषज्ञ अटेंशन इकोनॉमी कहते हैं। लेकिन यहां आपको यह भी ध्यान देना होगा कि लोगों का ध्यान सबसे मूल्यवान संसाधन बन जाता है। यदि कोई आंदोलन लगातार राष्ट्रीय चर्चा में नहीं रह पाता तो धीरे धीरे लोगों का ध्यान किसी दूसरे विषय की ओर चला जाता है। और यही डिजिटल युग की सबसे बड़ी चुनौती है, सोशल मीडिया और मीम कल्चर। और एक और महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि क्या मीम लोकतंत्र का हिस्सा है। क्या व्यंग, हास्य या राजनीतिक कार्टून लोकतंत्र का हिस्सा रहे हैं। लेकिन प्रश्न तब उठता है जब किसी गंभीर सार्वजनिक मुद्दे की चर्चा केवल मजाक तक सीमित रह जाए। साथियों, यह ध्यान देना है कि सोशल मीडिया, मीम कल्चर और कथित आईटी सेल की भूमिका ने आंदोलन की गंभीरता के ऊपर जो है वह प्रभाव डाला है। यह उस स्रोत का दृष्टिकोण है जिसे एक विश्लेषण के रूप में जो है वो देखा जाना चाहिए। इसलिए हमें दो बातों का अंतर समझना होगा, एक व्यंग की स्वतंत्रता और दूसरा लोकतांत्रिक विमर्श की गुणवत्ता। क्या केवल सरकार जिम्मेदार है। यहां एक संतुलित प्रश्न भी उठता है, यदि किसी आंदोलन को अपेक्षित जन समर्थन नहीं मिलता तो क्या इसका पूरा कारण केवल सरकार होती है या समाज या मीडिया या राजनीतिक दल या शैक्षणिक संस्थान और नागरिक भी क्या समान रूप से जिम्मेदार होते हैं। ऐसे कई सारे प्रश्न उठते हैं। साथियों, लोकतंत्र में किसी भी परिवर्तन के लिए केवल सरकार नहीं बल्कि नागरिक समाज की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक होती है। शिक्षा का संकट केवल परीक्षा तक सीमित नहीं है। साथियों, अब बहस केवल पेपर लीक का नहीं, अब बहस है विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली का, समान अवसर का, पारदर्शिता का और युवाओं के भविष्य का। जब किसी परीक्षा पे भरोसा कम होता है तो केवल एक परीक्षा प्रभावित नहीं होती है, पूरे तंत्र की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। इसलिए शिक्षा सुधार केवल छात्रों का विषय नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का विषय है। लोकतंत्र में असहमति का महत्व भी होता है। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का अधिकार देता है, लेकिन साथ ही लोकतंत्र संवाद पर भी चलता है। किसी भी आंदोलन की सफलता केवल विरोध से नहीं बल्कि संवाद, संस्थागत सुधार और व्यापक सामाजिक भागीदारी से होता है। तो फिर प्रश्न यही उठता है कि क्या गांधीवादी आंदोलन का भविष्य अब समाप्त हो गया है। साथियों, अब पूरे इस विषय का अगर हम महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालें तो सवाल ये नहीं है कि सोनम वांगचुक सफल होंगे या नहीं, सवाल ये भी नहीं कि सरकार उनकी मांगे मानेगी या नहीं। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर किसी लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध की आवाज अब अनसुनी महसूस होने लगी तो भविष्य की पीढ़ियां लोकतांत्रिक विरोध के रास्ते पर चलेंगी। क्या गांधीवादी आंदोलन समाप्त हो चुका है।
इस प्रश्न का उत्तर इतिहास भी हमें वर्तमान में देता है। इतिहास कहता है कि गांधी का सत्याग्रह केवल भूख हड़ताल नहीं था, वह एक नैतिक आंदोलन था। उसकी शक्ति केवल उपवास नहीं बल्कि जनता के विश्वास में थी। जब लाखों लोग किसी आंदोलन को अपना मान लेते हैं तब वो राष्ट्रीय आंदोलन बन जाता है। यानी अनशन कभी अकेले सफल नहीं होता, उसे समाज का समर्थन चाहिए। आज का भारत अलग है। आज का भारत 1942 वाला भारत नहीं है। आज देश में सोशल मीडिया है, 24x7 न्यूज चैनल है, डिजिटल प्रचार है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सूचना की बाढ़ है और सबसे बड़ी बात, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फोन है। ऐसे समय में विरोध के तरीके भी बदल जा रहे हैं। आज केवल जंतर मंतर पर बैठना पर्याप्त नहीं है, डिजिटल संवाद भी उतना महत्वपूर्ण हो गया है। लेकिन क्या केवल ट्वीट कर देने से बदलाव आ जाएगा? इसका जवाब है शायद नहीं। क्या सड़क पे उतरने से समाधान निकल जाएगा? इसका भी जवाब है शायद नहीं। आज दोनों की आवश्यकता है, लोकतांत्रिक संवाद की और संस्थागत सुधार की। भारत के युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती, आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश आगे की ओर बढ़ रहा है। देश के लगभग 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र आयु की है। यानी भारत का भविष्य भारत के युवाओं के हाथ में है। लेकिन अगर यही युवा शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास और परीक्षा प्रणाली जैसे मुद्दे पर चर्चा ही ना करें तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? किसी राजनीतिक दल का नहीं, किसी सरकार का भी नहीं, बल्कि स्वयं युवाओं का नुकसान होगा। शिक्षा केवल नौकरी नहीं है साथियों, यह राष्ट्र निर्माण का आधार है। हम अक्सर शिक्षा को केवल नौकरी से जोड़कर देखते हैं, लेकिन शिक्षा का अर्थ केवल रोजगार नहीं। शिक्षा एक जिम्मेदार नागरिक बनाती है, वैज्ञानिक सोच विकसित करती है, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करती है, संविधान की भावना को समझाती है। इसलिए यदि शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न उठते हैं तो ये केवल छात्रों का भविष्य नहीं, पूरे समाज का विषय है। लोकतंत्र में सरकार और नागरिक दोनों की भूमिका जो है वह केवल चुनाव तक नहीं है। लोकतंत्र का अर्थ होता है कि संवाद, जवाबदेही, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी। सरकार की जिम्मेदारी है पारदर्शी और निष्पक्ष व्यवस्था सुनिश्चित करना, लेकिन नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि तथ्यों के आधार पर अपनी राय बनाना, अफवाहों से बचना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सकारात्मक भागीदारी निभाना। हमें इतिहास यही सिखाता है कि महात्मा गांधी से लेकर पोट्टी श्रीरामुलु से लेकर जयप्रकाश नारायण से लेकर अन्ना हजारे से लेकर इरोम शर्मिला तक, इन सभी आंदोलनों का परिणाम अलग अलग रहा, लेकिन एक बात समान थी, इन सभी ने भारतीय लोकतंत्र में महत्वपूर्ण बहस खड़ी की थी। यानी हर आंदोलन सरकार बदल दे यह आवश्यक नहीं है, लेकिन हर आंदोलन समाज को सोचने पर मजबूर जरूर कर सकता है। सोनम वांगचुक का आंदोलन हमें यह सीख देता है कि इससे तीन बातें हमें समझना है। पहली सीख, शिक्षा व्यवस्था केवल सरकार का विषय नहीं, यह पूरे समाज की जिम्मेदारी है। दूसरी सीख, लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध आज भी संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उसकी सफलता व्यापक जनभागीदारी, संवाद और विश्वसनीय तथ्यों पर निर्भर करती है। और तीसरी सीख, भारत के युवाओं को केवल सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उन्हें संविधान को समझना होगा, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास करना होगा, तथ्यों के आधार पर अपनी राय बनानी होगी। अंततः मैं यही कहूंगा साथियों कि इतिहास हमें यह नहीं सिखाता कि हर आंदोलन सफल होगा। इतिहास हमें यह सिखाता है कि जो समाज प्रश्न पूछना छोड़ देता है वह सुधार करना छोड़ देता है। लेकिन प्रश्न हमेशा तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, संवाद हमेशा लोकतांत्रिक होना चाहिए और असहमति हमेशा शांतिपूर्ण होना चाहिए। यही भारत के संविधान की भावना है, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। आपका क्या विचार है? क्या आज के भारत में गांधीवादी सत्याग्रह पहले जितना प्रभावी है, या बदलते समाज या बदलते समय के साथ विरोध के तरीके भी बदलने की आवश्यकता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसते खेलते मुस्कुराते जीवन का आनंद ले। जय हिंद, जय भारत।